नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू चल रही है और आज हमारी इससे रिलेटेड 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हर क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और आज हमारा बेंचमार्क पूरा हो जाएगा 75 क्वेश्चंस का और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, रिवाइज करना है और सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस नहीं करते, बल्कि आपको पता होगा जो भी वीडियो पहले से देख रहे हैं इसकी, तो आप सभी को पता होगा डिटेल्ड सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में जो भी चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो भी मैं चीजें यहाँ पे आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा, उन सभी की पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन भी है और पिछली क्लास में मैंने ये होमवर्क भी आप सभी को दिया था। तो क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य सेन इज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपको बताना है लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे और करंट रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 19वें नंबर पे आते हैं और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं, ये उत्तराखंड के ही हैं। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की आज के हमारे और 62nd क्वेश्चन वैसे क्या कहता है, प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इंडिया वाज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स डैश इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब देश की आजादी से पहले भारत विशेष रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो वो कौन सा उद्योग था जिसके लिए भारत जाना जाता था अपने आजादी से पहले के टाइम में? तो ध्यान रखो बेटा, अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे ना, तो उन्होंने बहुत अत्याचार किए। तो यहाँ का जो हस्तशिल्प का उद्योग था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो था, तो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। क्यों डिस्ट्रॉय हो गया था? क्योंकि यहां से कच्चा माल ये लोग उठाने लगे थे, रॉ मटेरियल उठाने लगे थे अंग्रेज, और अपने देश में जाके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनाते थे, गारमेंट बनाते थे, कपड़ा बनाते थे और अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे, इंक्लूडिंग भारत के साथ भी वो व्यापार करते थे और महंगे दामों में उन्हें बेचा करते थे। तो यहाँ का जो बिजनेस था, हस्तशिल्प का जो बिजनेस था, हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। क्योंकि हैवी ड्यूटीज लगा देना, उसके ऊपर जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लगा देना और अपने व्यापारियों को, अपने अंग्रेजी मूल के व्यापारियों को वहां पे प्रमोशन जो है ज्यादा किया करते थे, ना कि भारतीय व्यापारियों का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सैंपल सर्वेज फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है? तो ये अब आपको बताना है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? इसका आंसर NSSO होगा। ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा बेटा? NSSO होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है ना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी लिखा हुआ है सामने, जैसे कि वित्त मंत्रालय के बारे में बात करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो ऑप्शन में दे रखा है। तो करंट अगर हम केंद्र मंत्री पूछे आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं। तो उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था बेटा 1 अप्रैल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, भारतीय अधिनियम जो 1935 था उसके तहत ये एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था बेटा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनलाइजेशन, तो इसका नेशनलाइजेशन बेटा 1949 में हुआ
हुआ था। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए जब 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था तो इसके आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे, तो उनका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। इसके अलावा पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन बने थे, तो उनका नाम है बेटा सीडी देशमुख बने थे, 1942 में बने थे। अगर आपसे पूछा जाए अभी इस दौरान पे करंटली एज ऑफ फरवरी 2024 के दौरान पे करंट आरबीआई गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है बेटा शक्तिकांत दास। ठीक है ना। और देख लेते हैं, ऑप्शन में एक था हमारा सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है बेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके अलावा एनएसएसओ जो मैंने आपको बताया, जो कि हमारा आंसर भी था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, आरबीआई के बारे में जो मैंने बताया है वो जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच ऑफ द टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ध्यान रखिए बेटा, भारत का क्षेत्रफल पूरे दुनिया का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, डैश स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षवर्धन कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ। कहने का मतलब वो कौन सा व्यक्ति है जो हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया उस व्यक्ति ने, और जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी उसने अपनी किताबों में छोड़ा है, अपनी राइटिंग्स में छोड़ा है। तो वो व्यक्ति कौन है बेटा, उस व्यक्ति का नाम है ज़ुएनज़ैंग। ध्यान रखो, पिछली अगर क्लास अगर आपने देखी है, मेरा चौथा लेक्चर अगर आपने देखा है क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैंने कई सारे ट्रैवलर्स लिखे हुए हैं उसमें, जो अलग अलग राजाओं के दौरान पे आए हैं भारत में। प्राचीन इतिहास के बारे में देख लें, या मेडिवल हिस्ट्री में देख लें, या मॉडर्न हिस्ट्री में जहांगीर और शाहजहां के दौरान पे कौन कौन आए हैं, है ना, पांड्या रूलर्स के दौरान पे कौन कौन आए हैं, मौर्यों के दौरान पे कौन आए हैं, या गुप्ता के दौरान पे कौन आए हैं, तो ये डिटेल मैंने पिछले वाले लेक्चर में उसके बारे में बात करी हुई है। एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, तो जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन विच ईयर वाज झांसी एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपको बताना है कि किस वर्ष लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत झांसी पे कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 1854 होगा। लेकिन कई सारी किताबों में अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में 1854 नहीं मिलेगा, कई किताबों में देखने को मिलता है 1853। ठीक है ना। तो दोनों ये ऑप्शन में एक साथ नहीं आने वाला, तो उसकी चिंता ना करिए। लेकिन अगर आ जाता है 1854 और 1853 साथ में आ जाते हैं, तो ध्यान रखें बेटा 1854 लगाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है 1854 ही मानता है। ठीक है। ऐसा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स छोटे से शब्दों में आपको बता दूं, सरल सी भाषा में, कि अगर कोई राजा है और राजा की कोई औलाद नहीं है, तो क्या होगा, वो राजा की औलाद नहीं होगी, तो राजा जब बूढ़ा हो जाएगा तो लड़ाई के काबिल नहीं रहेगा, है ना। जब लड़ाई की काबिल नहीं रहेगा तो कमजोर हो जाएगा। तो वो क्या करता था राजा, ये हड़प नीति को जो है अंग्रेजों के साथ साइन कर लेता था कि राजा के मरने के बाद सारा का सारा जो साम्राज्य होगा वो अंग्रेजों का हो जाएगा। तो इसे हम कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। इसके अलावा कब से कब तक ये रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, 1848 से लेकर 1856 तक रहा है। पहला वो कौन सा प्रांत था या राज्य था जिसने ये साइन किया था, तो वो था बेटा सतारा था 1848 में। इसके अलावा और कौन कौन से कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पहला कौन था, या जयपुर ने कब किया, या उदयपुर ने कब किया, या नागपुर ने कब किया, तो इसके ईयर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि जयपुर है 1849 में, संबलपुर है 1849 में, उदयपुर है 1852 में, नागपुर है 1854 में, और झांसी भी हमारा आंसर में हमने देखा 1854 है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑल्सो नोन एज, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है कि राज्यों की परिषद को और किस नाम से जाना जाता है। तो हाई कोर्ट के नाम से तो नहीं जाना जाता होगा, उच्च न्यायालय है, ये तो बेटा जुडिशरी है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन राज्यों की परिषद को राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं बेटा, तो ध्यान रखें
250 मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा को और किस नाम से जानते हैं? परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस भी हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा बेटा लोकसभा जो है, लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है? मैक्सिमम 550 लोग हो सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे 552 भी है, लेकिन 552 क्यों है? जो 2 सीट का जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की है, जो अब जो है हटा दी गई है। ठीक है ना। इसके अलावा इसी लोकसभा को हम लोग टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राज्यों की परिषद पूछा गया था, तो उसको हम लोग राज्यसभा के नाम से भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं, विच यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1857? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिए बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की करी गई थी। लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बुंदेलखंड भी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ बुंदेलखंड कब बना था? 1975 में बना था। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कब बनी थी बेटा? 1882 में बनी थी। और उसके अलावा बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कब बनी थी? 1887 में बनी थी। पूछा है कि वो 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय बना था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी? निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश की स्थापना करी? तो ध्यान रखो बेटा, एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बता दूं, इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कौन सी वो डायनेस्टी है, कौन सा वो साम्राज्य है जो पहले आया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो आपको लगाना है कि पहले कौन आया से लेकर आपको बाद में कौन आया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक ट्रिक याद रखना है आपको, हसीना माशूका आ। ठीक है ना, ध्यान रखिए। अभी इस समय जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोहित जी इसमें मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, है ना। इस ट्रिक को सुनते हुए और आप भी क्या करना है? मुस्कुराइए और इस ट्रिक को याद कर लीजिए, हसीना माशूका और आ तो जो है थोड़ा आराम से आपको बोलना है ना, हल्ला नहीं मचाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हसीना में एच ए से क्या होगा? हरियंका डायनेस्टी हो जाएगा। एस आई से क्या होगा बेटा? शिशुनाग डायनेस्टी हो जाएगा। एन ए से क्या होगा बेटा? नंदा डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक है ना। एम ए से माशूका में एम ए से क्या होगा बेटा? मौर्य डायनेस्टी हो जाएगा। एस एच यू से क्या होगा? शुंग डायनेस्टी हो जाएगा। के ए से क्या होगा बेटा? कानवा डायनेस्टी हो जाएगा। आंध्रा डबल ए से क्या होगा बेटा? आंध्रा डायनेस्टी हो जाएगा, जिसको हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में सतवाहना डायनेस्टी भी बोला गया है। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है बेटा? शुंगों के बारे में पूछा है कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर है बेटा पुष्यमित्र है। और पुष्यमित्र किसके बाद आए थे? इन्होंने शुंग डायनेस्टी जो बनाई थी किसके बाद बनाई थी? तो ध्यान रखो बेटा, मौर्य शासकों को हराकर बनाई थी। ध्यान रखो बेटा, मौर्य शासकों को हराकर बनाई थी। देखो, मौर्य के बाद शुंग आते हैं, और मौर्य शासक वो कौन सा था जिसको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने? तो उसका नाम बेटा बृहद्रथा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बृहद्रथा को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना करी थी मगध में। आगे आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वर्क फोर्स पॉपुलेशन डज नॉट इंक्लूड पीपल ऑफ? भारत में कार्यबल जनसंख्या में डैश के लोग शामिल नहीं हैं। तो कौन से वर्ग के लोग शामिल नहीं है? 16 साल के या 20 साल के या 17 साल के या 14 साल के? तो 14 ईयर्स के जो लोग हैं बेटा वो शामिल नहीं है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे होंगे वो इस कार्यबल में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है कि उनको एजुकेशन दी जाए। अभी हम आगे बात करेंगे कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा। आगे आ जाते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन मई 2022? यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चन में आया था आपके 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट 3 में। लेकिन इसी को अगर आप कह दोगे कि फरवरी 2022 के हिसाब से बताइए तो भी आंसर कोई चेंज नहीं होने वाला है, आंसर वही रहेगा। आंसर क्या होगा कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे संविधान में बेटा टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आपका सवाल उठ रहा होगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब डाले गए? तो हमारे संविधान में 1976 में डाले गए। और कौन सा संशोधन किया गया था बेटा? 42वां संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य डाले गए। और कितने मौलिक कर्तव्य डाले गए बेटा? 10 मौलिक कर्तव्य डाले गए। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि
हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब डाला गया? तो ध्यान रखिए बेटा, 86th अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संशोधन किया गया था 2002 में, और उसके तहत इस 11वें मौलिक कर्तव्य को डाला गया था। और क्या था ये मौलिक कर्तव्य? जो कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 6 से 14 साल तक के बच्चे को। अगर हम भी कहीं जाते हैं, आप बोलते हो ना, होटल में खाना खाने जाते हो, ए छोटू प्याज लाना, ए छोटू ये सब्जी ले आना, तो तुम्हारे भी एक कानूनी अपराध नहीं है, इसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप किसी बच्चे को ऐसे देखते हैं तो जो है उसको आप एडमिशन कराएं गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, जो सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। ठीक है ना। इसके अलावा देख लें कि जो राइट टू एजुकेशन है वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A में है। इसके अलावा बेटा ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से बोरो किया है बेटा? तो सोवियत संघ से बोरो किया है, यूएसएसआर से बोरो किया है, सोवियत यूनियन से बोरो किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साउथ एशियन गेम्स वाज फर्स्ट हेल्ड इन विच ईयर? आपको बताना है दक्षिण एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहली बार बेटा 1984 में आयोजित किए गए थे। आपके मन में सवाल हो रहा होगा सर कहां आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखना बेटा, काठमांडू में ये आयोजित किए गए थे। सबसे लेटेस्ट कब हुआ है बेटा? तो लेटेस्ट ध्यान रखें काठमांडू में ही हुआ है, 2019 में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद कोविड की वजह से अभी तक कंडक्ट नहीं करा पाए हैं साउथ एशियन गेम्स। आगे देख लेते हैं। थ्रिसर पूरम फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपसे पूछा है त्रिशर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेटा ये केरला में मनाया जाता है। इस प्रकार से कुछ और भी अन्य उत्सव हैं जो मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, जो कि इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे लिख दिए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो पहला है बेटा गंगा महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरा है बेटा नृत्यांजलि फेस्टिवल जो कि बेटा तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है बेटा लोसार फेस्टिवल जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। फोर्थ है बेटा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। और लास्ट है बेटा गोची फेस्टिवल जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जा सकता है? तो वो आपको पूछा है कि मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंडिया में किस शहर को माना जाता है? तो ध्यान रखिए बेटा बेंगलोर को माना जाता है, बेंगलुरु को माना जाता है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल भी है, राजधानी भी है। अगला देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखो बेटा वो जीडीपी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फुल फॉर्म क्या है इसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शन में और भी दे रखे हैं। एनआई दे रखा है, एनआई का मतलब है बेटा शुद्ध आय, नेट इनकम जिसे हम कहते हैं। अगला है बेटा जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगला है बेटा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला आ जाते हैं। और आज का अब हमारे पूरे के पूरे जो 15 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिए बेटा ऑलरेडी हम लोग 76वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। कुछ 15 क्वेश्चंस और करेंगे और इस सीरीज को इसी जगह पे एंड कर देंगे। 90 क्वेश्चंस मैंने आपको सिर्फ 90 नहीं बताए हैं, 90 में से किस प्रकार से 360 क्वेश्चन निकल सकते हैं हर एक ऑप्शन के तहत मैं आपको बताता हुआ चला हूं। तो अब आपका काम है कि इन पीडीएफ को, जो 6 पीडीएफ बन जाएंगे, आज तो 5वीं क्लास है और इसके बाद एक क्लास और होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो 6वीं क्लास होगी बेटा वो टोटल 90 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे विजिट करिए, डाउनलोड करिए। चलते फिरते एग्जाम अभी जिसका भी और आने वाले दिनों में आ रहा है तो उससे पहले इसको देख के जाइए। मैंने कुछ डिस्कस भी किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेगुलरली एसएससी जीडी पूछता ही पूछता है। अब आपका काम है इन सभी को रिवाइज करने का। ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ख्याल रखें बेटा। जय हिंद बच्चों।